तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इलास्टिसिटी का चैप्टर हम इसमें पढ़ रहे हैं और अब बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 9.6 की, जो कि है इलास्टिक मॉड्यूलाई। मॉड्यूलाई मतलब प्लूरल ऑफ मॉड्यूलस। तीन प्रकार के स्ट्रेस हैं, तीन प्रकार के स्ट्रेन हैं, तो तीन प्रकार के मॉड्यूलस। पहला कह रहा था प्रोपोर्शनल रीजन विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर स्ट्रक्चरल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिजाइंस। यहाँ तक कि हम इंटरेस्टेड इस बात में नहीं है। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को हम मॉडुलस इलास्टिसिटी का नाम दे ही चुके हैं, और वो कह रहा है इट इज फाउंड टू बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल। हमने कहा था जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है दैट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल एट अ गिवन टेम्परेचर एंड फॉर अ गिवन काइंड ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द बॉडी। क्या आप ऐसे ही लिख दीजिए आगे, आप हेडिंग दे दीजिए इलास्टिक मॉड्यूलाई। इलास्टिक मॉडुलस भी लिख सकते हैं, या मॉड्यूलाई जो है वो प्लूरल ऑफ मॉडुलस है। तो 3 स्ट्रेस और 3 स्ट्रेन, तीन प्रकार के स्ट्रेन है और तीन प्रकार के स्ट्रेस है, तो तीन प्रकार के मॉड्यूलस, तीन प्रकार के मॉड्यूलस। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को मॉड्यूलस कहा जाता है। तो पहला आएगा यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस इसको y से डिनोट करते हैं, और वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है। पहले प्रकार का जो मॉड्यूलस है, अलग से लिख देता हूं इनको। तो पहला मॉड्यूलस है वो है यंग्स मॉड्यूलस। पहला है y, जिसका क्या नाम है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। दूसरा है, ये इसे g से लिखता है, कुछ बुक्स थीटा से लिखती हैं, इसको शियर मॉड्यूलस कहते हैं। इसको शियर मॉड्यूलस कहते हैं, मतलब शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। और तीसरा है बल्क मॉड्यूलस, से या तो b से लिखते हैं या k से लिखते हैं, और वो है बल्क मॉड्यूलस। यानी वो है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तीन प्रकार के स्ट्रेस हैं, तीन प्रकार के स्ट्रेन हैं, और ये तीन प्रकार के मॉड्यूलस हैं जिन्हें कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे केवल यंग्स मॉडुलस के बारे में। इन्होंने टेबल 9.1 में यंग्स मॉडुलस एंड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ सम मटेरियल दिया है, तो आपको पूरी तरह इग्नोर करना। डेंसिटी दी है, यंग्स मॉडुलस दिया है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया और यील्ड स्ट्रेंथ दिया है, पूरा का पूरा टेबल पूरी तरह इग्नोर करना है आपको। फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिटेल में आर्टिकल नंबर 9.6.1 यानी यंग्स मॉडुलस। The experimental observations show that for a given material, the magnitude of the strain produced is same, whether the stress is tensile or compressive. तो longitudinal में अब ये हमारे लिए बताना जरूरी नहीं रह गया कि हम टेंसाइल वाला स्ट्रेस लगा रहे हैं लेंथ को बढ़ाने वाला, या कंप्रेसिव वाला लगा रहे हैं लेंथ को कम करने वाला। वो कह रहा है टेंसाइल वाला स्ट्रेस हो या कंप्रेसिव वाला स्ट्रेस हो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो सेम पाया जाता है। इसीलिए हम सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल बोलने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है अलोंग द लेंथ। वो टेंसाइल है कि कंप्रेसिव है, ये आप कभी बताने में इंटरेस्टेड नहीं है। The experiments observations show that for a given material, the magnitude of strain produced is same, whether the stress is tensile or compressive. But of course, for a given stress, same stress लगाओगे तो same strain पैदा होगा, चाहे वो longitudinal, चाहे टेंसाइल हो लेंथ को बढ़ाने वाला, या कंप्रेसिव हो लेंथ को घटाने वाला। The ratio of tensile, अब तो मैं कंप्रेसिव या टेंसाइल के नाम से बात करना पसंद नहीं करूंगा, मैं तो लॉन्गिट्यूडिनल के नाम से ही बात करूंगा। वो यंग्स मॉडुलस को कह रहा है, यंग्स मॉडुलस है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये ई नहीं है, इसको ऐसे तो एक्चुअली एप्सिलॉन पढ़ते हैं,
सिंबल्स का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, हमें स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही हम बोलते रहे तो ज्यादा अच्छा है। इन्होंने जो बोला है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कंप्रेसिव वाला है कि टेंसाइल वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो इस तरह से भी नहीं, इससे बस ऐसा ही ध्यान रखना चाहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हाँ, मैं इस फॉर्मूले पे 5 स्टार देना चाहूंगा। इस रूप में तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिंबल्स तो ये कहीं कुछ भी कर सकते हैं। आप पहचानिए कि ऊपर तो स्ट्रेस आता है, नीचे स्ट्रेन आता है, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अगर हो तो इस रेशो को यंग्स मॉडुलस कहते हैं। अब वो कह रहा है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा वायर है और ये वायर मैंने एफ लगाया है और ये वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ये वायर की पूरी ओरिजिनल लेंथ एल है, तो मैं स्ट्रेस को लिख सकता हूँ फोर्स अपॉन एरिया के नाम से और स्ट्रेन को लिख सकता हूँ डेल्टा एल बाय एल के नाम से। हाँ, ये फॉर्मूला मेरे लिए और भी ज्यादा काम का है। स्ट्रेस को लिखिए फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन को लिखिए डेल्टा एल बाय एल। लेंथ के अलोंग जो आपने फोर्स लगाया वो एफ है, लेंथ के परपेंडिकुलर जो एरिया है वो एरिया ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वायर की पूरी ओरिजिनल लेंथ बिना खींची हुई अनस्ट्रेच्ड लेंथ, वायर की अनस्ट्रेच्ड लेंथ एल है, और इस फोर्स लगाने की वजह से वायर में एलोंगेशन डेल्टा एल है। तो मैं वंस अगेन इसको भी 5 स्टार देना चाहता हूँ, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। हालांकि इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये एल ऊपर चला जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। ज्यादा तो हम इस रूप में इसे इस्तेमाल करेंगे, एफ एल बाई ए डेल्टा एल ज्यादा यूज करेंगे, पर शायद डिराइव करके ही लिखिए, धीरे धीरे आपकी ये आदत पड़ जाए तो अच्छा है। एफ एल बाई ए डेल्टा एल पे भी हम एक्चुअली 5 स्टार देना चाहेंगे। हमने इस पे भी 5 स्टार दिए, इस पे भी 5 स्टार दिए और इस पे भी 5 स्टार दिए। इस पे मुझे कोई भरोसा नहीं है कि ये हम अगर याद करेंगे तो ये सही याद हो पाएगा। बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस हो तो ठीक है, वरना सेफ है कि कम से कम तुम यहाँ से बिगिन करो, इसको डायरेक्ट ना लिखो तो ज्यादा सही है, क्योंकि एग्जाम में ये धोखा दे जाता है। फाइनल एग्जाम के दिन ये जो फाइनल रिजल्ट्स हैं ये धोखा दे जाते हैं, शायद आपने कितनी भी प्रैक्टिस की हो। तो बेसिकली जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है वो तो हमें याद ही है। स्ट्रेस के नाम पे हम अपन फोर्स अपॉन एरिया लिखेंगे और स्ट्रेन के नाम पे हम डेल्टा एल बाय एल लिखेंगे, वो ज्यादा सही है। All right. Since strain is a dimensionless quantity, the unit of Young's modulus, आप heading दे दी unit of Young's modulus. Unit of Young's modulus. ये है longitudinal stress upon longitudinal strain. और कोई सा भी strain हो, इसकी ना तो कोई unit होती है ना dimension होती है, इसलिए y के dimensions की बात करें तो वो stress के समान होगी। इसकी ये force upon area है, ये m1 l1 p minus 2 upon l square है, तो इसके डायमेंशंस जो है y के डायमेंशंस तो m1 l minus 1 p minus 2 है। यंग्स मॉडुलस के वही डायमेंशंस हैं जो स्ट्रेस के हैं, और इसकी जो SI यूनिट है वो y is equal to f upon a पर बेस्ड है, तो इसकी SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जिसे कि हम वैसे तो पास्कल भी कहते हैं, पास्कल को पा कहते हैं, पास्कल को पा कहते हैं। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन में स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होते, तो डायमेंशनली जो y है वही स्ट्रेस है, और स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया है, फोर्स है मास इनटू एक्सीलरेशन अपॉन l स्क्वायर, हो गया m1 l minus 1 t minus 2, यूनिट हो गई इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल। बस, तो कहता है strain is a dimensionless quantity, the unit of Young's modulus is same as that of the stress। टेबल 9.1 ने कुछ कहा है बकवास, उस पर हम नजर भी नहीं डालेंगे। From the data given in table 9.1, it is noticed that the metals Young's modulus are large. Therefore, these materials require a large force. बस ऐसे ही कुछ लिख दीजिए। मैं लिखवाना चाहूंगा कि for metals, Young's modulus is of the order of 10 to the power 11 Newton per meter square. Young's modulus मेटल के लिए काफी ज्यादा होता है, वेरी हाई, वेरी लार्ज।
मेटल के लिए यंग्स मॉडुलस 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की रेंज का होता है। ये अगर आप याद करते हैं तो अच्छा तो रहेगा, क्योंकि किसी न्यूमेरिकल में अगर आपसे कहा जाता है y निकालो और बाय चांस आपका आंसर कहीं कैलकुलेशन से गलत आ रहा है, 10 टू द पावर 9 आ रहा है या 10 टू द पावर -11 आ रहा है, तो आप क्या देख के ही पहचान जाएंगे तो यार ये आंसर तो पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर 10 टू द पावर 11 या बहुत हुआ तो 10 टू द पावर 10 इसी रेंज में आना चाहिए। आइडियली इट शुड बी समथिंग इनटू 10 टू द पावर 11। So I want you to remember this line, y की वैल्यू फॉर अ मेटल। मेटल के लिए y की वैल्यू काफी ज्यादा आती है, 10 टू द पावर +11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, मेरा कारण यह है कि y का फॉर्मूला स्ट्रेस पर स्ट्रेन, और अगर मेटल की बात करें, किसी स्टील की बात करें, तो जरा सा स्ट्रेन पैदा करने के लिए आपको भयंकर स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। खूब सारा फोर्स लगाएंगे तो वायर में इतना सा इलोंगेशन पैदा होगा। वही वो कह रहा है, therefore these materials require a large force to produce a small change in length. To increase the length of a thin steel wire जिसका एरिया 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है by 0.1%, हमें परसेंट में तो यहाँ बात ही नहीं करनी इस चैप्टर में। हमें अगर परसेंट में देगा तो हम उसे फ्रैक्शन में निकालेंगे 100 से डिवाइड करके। यार ये पूरा का पूरा उसने वैल्यू ही दे दिया है। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक प्रकार से आ गया है। आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन लिख दीजिए, एरिया है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका नाम इसने दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। ये क्वेश्चन है, एरिया इतना दिया है, फोर्स है 2000 न्यूटन का और स्ट्रेन स्ट्रेन उसने यही दिया है 0.1%। ये इसी वजह से सवाल इंपॉर्टेंट हो गया। और वायर की ओरिजिनल लेंथ शायद दी होगी उसने, to increase the length of a thin steel wire of 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.1 अच्छा परसेंट में दे दिया इसने, तो लेंथ देने की जरूरत नहीं, बस ठीक। y निकालना है, y निकालना है और लेंथ नहीं दिया है, तो आपको अगर स्ट्रेन डायरेक्टली दिया है ना, ऐसा लिखिए, since strain has been directly given to us, since strain has been directly given to us, we should use a formula, in which the term of strain, we should use a formula in which the term of strain is directly visible. हमें ऐसा फॉर्मूला यूज करना चाहिए जिसमें स्ट्रेन का टर्म डायरेक्टली दिखता हो, मतलब डेल्टा एल और एल के टर्म्स ना दिखते हो, डेल्टा एल और एल के टर्म्स ना दिखते हो। हाँ बोलिए शाश्वत। सर वो आपने मेटल का क्या बोला था, वो मेरा नेट का थोड़ा मैंने ब्रेक बोला हो था गया था। मेटल का जो y होता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आती है, 10 टू द पावर 11 SI यूनिट्स की रेंज में आती है। आपके न्यूमेरिकल्स में अगर मेटल के y की वैल्यू, पता नहीं ये मेटल दिया है कि नहीं दिया, स्टील तो बोला है इसने सवाल में भी, अगर मेटल का सवाल चल रहा है तो y का आंसर अगर 10 टू द पावर 11 नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ गलती की है, दोबारा चेक करना बनता तो है। बाकी मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आपको y का फॉर्मूला एक बेसिकली स्ट्रेस का स्ट्रेन होता है, तो तुम स्ट्रेस को तो ये लिख सकते हो पर स्ट्रेन को कुछ और मत लिखो। अगर पॉसिबल है तो जो डायरेक्टली बातें सवाल में दी गई हैं वो फॉर्मूले में आती हो। हमारी आदत पड़ जाती है कि हम स्ट्रेन को लिखते हैं डेल्टा एल बाय एल। भाई क्यों लिखें? अगर ओरिजिनल लेंथ दी हो या डेल्टा एल दिया हो या उसमें से कुछ मांगा गया हो, अगर लेंथ का टर्म मांगा गया हो तो जो मांगा गया है वो फॉर्मूले में दिखना चाहिए। उन्होंने डायरेक्ट स्ट्रेन दिया है, लेंथ दी नहीं है, तो आपको लेंथ का टर्म फॉर्मूले में नहीं दिखना चाहिए। इसीलिए मैंने इस जैसे सिंपल फॉर्मूले पे भी 5 स्टार दिए, मैंने इस पे भी इसलिए 5 स्टार दिए थे। हालांकि असली काम का फॉर्मूला ये है फोर्स अपॉन एरिया और डेल्टा एल बाय एल। तो प्रॉब्लम क्या है, आपकी इतनी ज्यादा आदत पड़ जाती है कि अगर इससे भी काम चलता हो तो भी आप यही लगाएंगे, ये नहीं करना है आपको। गॉट माय पॉइंट? जो भी अननोन, जो भी जानकारी सवाल में दी गई है, अगर वो डायरेक्टली फॉर्मूले में दिख सकती हो तो भैया बहुत ही ज्यादा अच्छा है, फिर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो मेरे को यहाँ फोर्स भी दिया है, एरिया भी दिया है, मैं प्रॉपर यूनिट्स में कन्वर्ट कर लूंगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रेन को फ्रैक्शन में रखा जाता है, परसेंट में नहीं रखा जाता है। ये बात अलग से वार्निंग लिख के फिर से लिख दीजिए कि द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन
value of strain is put as in fractions, not in percentage. स्ट्रेन की वैल्यू न्यूमेरिकल में पर फ्रैक्शन में रखी जाती है, नॉट एज अ परसेंटेज, मतलब 100 में से नहीं 1 में से। स्ट्रेन है इधर 0.1%, 0.1 आउट ऑफ 100, हाउ मच आउट ऑफ 1? 100 में से तुम्हें 0.1 नंबर मिले हैं, तो एक में से अगर तुम्हारा एग्जाम होता तो तुम्हें कितने मार्क्स मिलते, उसको फ्रैक्शनल वैल्यू कहते हैं। पर 100 जो है वो परसेंटेज है, और पर 1 जो है वो स्ट्रेन है, वो फ्रैक्शन। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, फोर्स की वैल्यू हो गई, ये तो एमपीएस यूनिट्स में ही है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यूनिट यहाँ भी कैलकुलेशन के दर में समय भी आपको सारी यूनिट्स लिखी देनी है, यूनिट्स एक्चुअली लिख देनी चाहिए कायदे से। तो एरिया जो है वो 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे सेंटीमीटर को आप 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर ऐसे लिखें। ये 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होता है, और अपॉन स्ट्रेन लिखें। ये स्ट्रेन इधर डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये स्ट्रेस हो गया और ये स्ट्रेन हो गया 0.001, तो जाएगा 2000, इधर ही हो जाएगा 10⁻⁻0.1 into 10⁻⁻4 into ये 1/10⁻³ हो गया। तो ये 4 और 3 7 हो गए, और ये 1 8 हो गया। ये हो गया y is equal to 2 into 10⁻³ into 10⁻⁻1 into 10⁻⁻4 into 10⁻⁻3। तो इनके नीचे सारे पावर आप इकट्ठे कर दो, 10⁻⁻1 -4 -3, तो 2 into 10⁻³ अपॉन 10⁻4 और 3 7 और 8 10⁻⁻8 हो गया। और अब बस ऊपर चला जाएगा ये हो जाएगा y की वैल्यू 2 into 10⁻³ और नीचे से -8 जाएगा तो ऊपर +8 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 2 into 10⁻11। और यूनिट इसको यहाँ से मिल गई है, न्यूटन है और ये मीटर स्क्वायर है, और इसकी तो कोई यूनिट है नहीं। तो हाँ, y की वैल्यू, ये पूरी कैलकुलेशन है आपके सामने। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, मैं उसे मीटर स्क्वायर में लाया। स्ट्रेन की वैल्यू पर 100 दी है उसने 0.1%, मुझे पर 1 चाहिए, और बाकी ठीक है। और उम्मीद भी जैसी आंसर की थी वैसे ही आ भी गया। अब ये डेटा उसने अलग से सॉल्व एग्जाम्पल के रूप में नहीं दिया है, थियरी में ही इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया है। पढ़ाते पढ़ाते इसको इन टेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, और हाँ ये ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। The force required to produce the same strain in aluminium, brass and copper wires having the same cross section areas, the force जो है उसमें सब दे दिए। स्टील इज मोर इलास्टिक, स्टील जो है वो ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि सेम स्ट्रेन पैदा करने के लिए आपको स्टील में सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। एक बात ये ध्यान रख सकते हैं, जिसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा टफ होता है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है 4 स्टार लगा के, a substance is more elastic if deformation in it is more tough। एक सब्सटेंस ज्यादा इलास्टिक होता है if deformation in it is more tough, ब्रैकेट में more force is to be applied, or more force is to be applied to produce same strain, more stress is to be applied, will be better, more stress is to be applied to produce same strain। जिस सब्सटेंस में सेम स्ट्रेन पैदा करने के लिए आपको ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़े वो ज्यादा इलास्टिक होता है, जिसमें डिफॉर्मेशन जितना मुश्किल है वो उतना ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि कैलकुलेशन से उसका मॉड्यूलस उतना ज्यादा आएगा, स्ट्रेस पर स्ट्रेन का रेशियो ज्यादा आएगा। इसलिए अलग से हम ये तो जरूर लिखना चाहेंगे एक बार कि why steel is greater than aluminum, brass and copper, why steel is greater than why copper। ये बात याद रखने की आवश्यकता तो नहीं है वैसे। एल्यूमिनियम ब्रास greater than why brass is greater than why aluminum।
हो सकता है ऐसा सवाल ही बना के दे दे कि सेम स्ट्रेन के लिए और सेम एरिया के लिए इसमें फोर्स कितना कितना लगाना पड़ता है। आप कहेगा कहेगा कि बताओ किस इनके अरेंज देयर वाई इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो स्टील में फोर्स आपको 2000 न्यूटन लगाना पड़ा है और वही करने के लिए आपको 1100 का फोर्स लगाना पड़ा है कॉपर में, फिर ब्रास में लगाना पड़ा है 900 और फिर एल्यूमिनियम में लगाना पड़ा 690। तो जिसमें फोर्स जितना कम लगाना पड़ रहा है, जो जितना आसानी से डिफॉर्म हो रहा है, उसका वाई उतना कम है। ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली बना के दिया जा सकता है कि एरिया सेम है और सेम स्ट्रेन पैदा करने के लिए हमें जो फोर्स लगाने पड़ रहे हैं उनकी वैल्यू वो दे देगा जो एनसीईआरटी में दी है। अब कहेगा बताइए कि वाई किस ऑर्डर में। तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये भी। ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, नॉट टू बी लर्न। हद से ज्यादा इतना अगर आपको आइडिया हो तो ठीक है कि स्टील और कॉपर में शायद अगर आइडिया हो तो ठीक है, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपने अभी जो पॉइंट बोला वो एक और बार समझा सकते हैं क्या प्लीज? मैं अब आपको क्वेश्चन के रूप में लिखवा देता हूँ, बस बात खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन के रूप में लिख लीजिए कि if then the strain is equal to same। दो मटेरियल, कई मटेरियल है जिनमें स्ट्रेन सेम है और एरिया भी सेम है। स्टील में ऐसा ही करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो 2000 न्यूटन लगाना पड़ रहा है। कॉपर में जो फोर्स लगाना पड़ रहा है 1100 न्यूटन लगाना पड़ रहा है। फोर्स ब्रास में जो फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है वो 900 न्यूटन लगाना पड़ रहा है। और एल्यूमिनियम में सेम स्ट्रेन पैदा करने के लिए आपको जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो 680 न्यूटन लगाना पड़ रहा है, 690 न्यूटन, जो भी इसकी वैल्यू थी। तथा अरेंज these substances in descending order। तो चलो असेंडिंग कर देता हूँ। in ascending order of y, ये कह रहा हूँ। सॉल्यूशन ये है कि y होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन और y होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन। अब एरिया भी सब में सेम है और स्ट्रेन भी सब में सेम है, इसलिए मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि y प्रोपोर्शनल टू f। स्ट्रेन भी सब में सेम है और एरिया भी सब में सेम है, तो मैं बोल सकता हूं y प्रोपोर्शनल टू f। असेंडिंग ऑर्डर में मुझे बताना है मतलब मिनिमम जिसका f मिनिमम है, ये सेम पैदा करने के लिए, सेम स्ट्रेन पैदा करने के लिए इसका f मिनिमम है, उसका y मिनिमम है। तो मुझे ये पक्का पता है कि y इज मिनिमम फॉर एल्यूमिनियम and y is maximum for steel। ये तो मैं वो ऑप्शन देखूंगा जिसमें y एल्यूमिनियम पहला हो और y स्टील लास्ट में हो। एल्यूमिनियम का सबसे कम है और स्टील का सबसे ज्यादा है। उन चार में से मैं केवल ये ऑप्शन देखूंगा। एक तो वो देखूंगा जो एल्यूमिनियम से बिगिन हो रहा होगा, पहले चारों में से देखूंगा कौन कौन एल्यूमिनियम से बिगिन हो रहा है। फिर जो जो एल्यूमिनियम से बिगिन होकर रहे होंगे उनमें देखूंगा कि कौन कौन स्टील पे एंड हो रहा है। और बीच में फिर मैं देखता हूँ कि कॉपर और ब्रास आएगा। ये वाई नहीं, मुझे असेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो ये भी असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो ये वाई ब्रास एंड दिस इज लेस देन वाई कॉपर। एल्यूमिनियम का सबसे कम है वाई, फिर ब्रास का, फिर कॉपर का, फिर स्टील का सबसे ज्यादा है। हमको इस सब में लिखने के लिए फॉर्मूला बनाना पड़ा स्ट्रेस का। स्ट्रेन को हमने कुछ चेंज नहीं किया क्योंकि स्ट्रेन का वर्ड जानकारी समझ में दी गई है। स्ट्रेस को लिख दिया फोर्स अपॉन एरिया। अब उसने कहा एरिया भी सेम है और स्ट्रेन भी सेम है, तो जो जो चीजें सेम होती हैं उन सबको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के खाते में डाल देते हैं, वो सब हटा देते हैं, क्योंकि मैं अगर रेशियो लूंगा तो स्ट्रेन भी कैंसिल हो जाएगा और एरिया भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब y प्रोपोर्शनल टू f, मतलब सेम स्ट्रेन पैदा करने के लिए जिस पे आपने फोर्स सबसे कम लगाया है वो उसका y सबसे कम है।
और असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, सबसे छोटा पहले और सबसे बड़ा बाद में। ये है सर, ये काम का सवाल है, फंस सकता है, आ सकता है, पेपर में आने लायक है, कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ रहा है कुछ। बस कहता है स्टील इज प्रिफर्ड इन हैवी ड्यूटी मशीन्स। कहता वुड, बोन, कंक्रीट एंड ग्लास हैव रादर स्मॉल यंग्स मॉडल्स। इवन कंक्रीट जो है उसका भी यंग्स मॉडल्स कम है। इतना ही आप अलग से लिख सकते हैं कि स्टील हैज मैक्सिमम यंग्स मॉडल्स, स्टील का यंग्स मॉडल सबसे ज्यादा है, एंड इज देयरफॉर preferred in heavy duty machines, is preferred in heavy duty machines and in structural designs. स्टील का वाय सबसे ज्यादा है और इसीलिए चाहे हैवी मशीन हो वहां भी स्टील की बनाई जाती है, और स्ट्रक्चरल डिजाइन हो वहां भी स्टील का यूज किया जाता है। ये थियरी की लाइन इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, इसको आप बाकायदा क्रॉस भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल 9.1 देखते हैं। कहता है स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज अ रेडियस 10 मिलीमीटर, लेंथ 1 मीटर। जैसे जैसे हम सवाल पढ़े कायदे से अपने को इसकी डेटा कॉपी डाउन करते जाना चाहिए। एग्जाम्पल 9.1 है, रेडियस 10 मिलीमीटर। रेडियस इसने पता नहीं क्यों दे दिया मुझे, इसका मतलब कम से कम ये चीज क्लियर है कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। वैसे भी रॉड बोला है तो रॉड है तो हाँ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। रेडियस दिया है, लेंथ 1 मीटर है, पूरी की पूरी लेंथ 1 मीटर है। अच्छा है, ये तो कोई कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। 100 किलो न्यूटन फोर्स, जो फोर्स है वो 100 किलो न्यूटन है, तो उसको मैं पहले ही ऐसा लिख लेता हूँ, स्ट्रेचेस इट अलोंग इट्स लेंथ। अलोंग इट्स लेंथ से पता पड़ा कि लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स। पहले तो आपको स्ट्रेस निकालना है, पहला पार्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स है 10 to the power 5, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मुझे समझ में आ रहा है, रॉड बोला है पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई तो हो गया, ठीक है। और रेडियस है 10 मिलीमीटर, मुझे मिली हटाना पड़ेगा, ये ऐसा मीटर हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो 10 to the power 5, और ये भी इसको लिख सकते हैं 1/5 into 10 to the power 5 into 10 to the power -2 का स्क्वायर, so 1/5 into 10 to the power 5 अपॉन 10 to the power -4, जो ऊपर चला जाएगा हो जाएगा 1/5 into 10 to the power 9। अब हमें ऑप्शंस में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन उसने किस तरह से दिए। ये स्टील नहीं है क्या? स्टील रॉड ही बोला है। अच्छा, अभी तो खाली स्ट्रेस ही निकाला है सॉरी, मैं तो यहाँ घबरा गया कि आंसर वैसा आ ही नहीं रहा मैं जैसा चाहिए, पर भाई खाली स्ट्रेस निकालवा रहा है। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ पाई के बारे में, जरा ध्यान से देखिए। ये जो पाई होता है ये 3.14 होता है, शायद हमने पढ़ा भी होगा, और पाई स्क्वायर को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 मान लेते हैं। पाई स्क्वायर को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 मान लेते हैं। ये जो 1/पाई है ना, इसकी अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप पाई बाय पाई कर लीजिए। 1/पाई इज पाई बाय पाई स्क्वायर, सो इट इज पाई बाय 10, सो इट इज 3.18 होता है एक्चुअली। तो रूट 10 है ना, रूट 10 है वो 3.18 होता है, चलेगा कुछ भी चलेगा। √10 की वैल्यू एक्चुअली 3.18 होती है, पर हम उसे अप्रोक्सीमेटली पाई मान सकते हैं 3.14। तो 1/पाई की वैल्यू अगर आप ऐसे ही याद कर लें तो अच्छा रहेगा, जरा याद कर सकते हैं आप 1/पाई की वैल्यू, ये काफी जगह काम आती है। मेरे ख्याल से इस बात पे 5 स्टार दिए जाने चाहिए आपको। √10 की वैल्यू 3.18 होती है, तो उसे अप्रोक्सीमेटली पाई माना जा सकता है, पाई होता है 3.14। देखिए पाई, मुझे अगर 1/पाई निकालना है, पाई निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मतलब मेरा बेस्ट ये है कि पाई इज 3.14 एंड 1/पाई इज 0.314, टू बी मोर प्रिसाइज इट इज 0.318, कुछ भी चलेगा। पाई ये है और 1/पाई ये है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको अगर आप भूल भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, इसको याद रखना हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये हो गया 1/पाई, जो कि अगर 0.314 into 10⁻⁹। अब मैं इसको अगर बढ़ाता हूँ तो इसको घटा देता हूँ, 3.14 into 10⁻⁸ लिखा जा सकता है। अगर मैं इसमें
इस वैल्यू को 1 डेसिमल से बढ़ा रहा हूँ तो पावर यहाँ घटेगा तो 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। ये स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। फोर्स अपॉन एरिया 1/5 को आपको हैंडल बड़े आराम से करते आना चाहिए। 1/5 इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1/5। डिवाइड तो आप कर ही सकते हैं। स्ट्रेस हमने निकाल लिया है इसका पार्ट 1। अब कहता है इलोंगेशन निकालिए। अगर वो कह रहा है इलोंगेशन निकालिए तो मैं कायदे से सीधे ये फॉर्मूला लिखना चाहूंगा y is equal to stress। स्ट्रेस मुझे ऑलरेडी पता है तो स्ट्रेस अपॉन डेल्टा L by L। so y is equal to stress into L by डेल्टा। y की वैल्यू शायद मुझे टेबल में से लेनी पड़ेगी। y की वैल्यू स्टार्ट यंग्स मॉडुलस इन्होंने दिया है 2 into 10 power 11। ये दिया है 2 into 10 power 11। ये स्ट्रेस की वैल्यू आ गई है 3.14 into 10 power 8। ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर ही दी है, इससे डेल्टा एल निकल आएगा। और इलोंगेशन तो काफी कम आना चाहिए तो फाइनली वो मिलीमीटर्स में दिया है। इलोंगेशन को अब मैं कैलकुलेशन के स्टेप्स आपको नहीं दिखा रहा हूँ और हाँ एक्सपेक्टेड है कि इलोंगेशन मिलीमीटर्स में आएगा। कैलकुलेशन से तो ये मीटर में ही आएगा क्योंकि आपने सब कुछ एसआई यूनिट में कैलकुलेट किया है, पर रीअरेंज करने के बाद वो मिलीमीटर्स में आएगा। ये 1.59 into 10⁻³ मीटर आ रहा है। 1.59 into 10⁻³ मीटर आ रहा है, जिससे कि मैं फिर ये डायरेक्ट हटा के मिली लिख सकता हूँ। 10⁻³ की जगह डायरेक्टली मैं मिली लिख सकता हूँ। ये भी हो गया। और सी कहता है स्ट्रेन निकालिए। अगर स्ट्रेन निकालना है तो मैं तो डायरेक्टली यहीं से कर सकता था। y is equal to stress by strain। हमें अभी मेरे को डेल्टा एल भी पता है और एल भी पता है, इससे भी कर सकता हूं मैं। पर मैं प्रेफर तो यही करूंगा कि आप जितना बेसिक फॉर्मूले पे जाके निकालें उतना अच्छा है। स्ट्रेन निकालने का ज्यादा बढ़िया तरीका ये है, स्ट्रेस निकालिए या तो फोर्स अपॉन ए लिखिए और y लिखिए तो F अपॉन ए वाई। इससे आप बेसिकली स्ट्रेन अगर निकालें तो ज्यादा अच्छा है। एकदम बेसिक पे चले जाएं। हर बार जितने ज्यादा बेसिक फॉर्मूले को आप यूज करें उतना अच्छा है। कि जो पहले से रिजल्ट आया है ना आपका सेक्शन ए में उसको यूज ना करें तो बेटर। हर ए पार्ट निकालना है या बी पार्ट निकालना है, सी पार्ट निकालना है, सबको इंडिविजुअली नए सिरे से स्टार्ट करें तो बेटर है। कारण ये है कि आपको एग्जाम में कोई भी एक चीज अलग से आएगी ना, स्टैंड अलोन आएगी। एग्जाम में तो ए बी सी पार्ट नहीं आएंगे। तुमने जो सी निकाला है एग्जाम में सिर्फ वही मांग सकते हैं खाली। तो ये जितना ज्यादा बेसिक से करो उतना अच्छा है। ये एक पार्ट हमारा हो गया, एक क्वेश्चन हमारा हो गया। और स्ट्रेन को बाद में भाई ने परसेंट में एक्सप्रेस कर दिया, ये फिर नाटक हो गया। आप बेसिकली जो स्ट्रेन निकालेंगे वो फ्रैक्शन में आएगा और अगर ऑप्शन परसेंट में दिया है तो आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करिए। ये एक लाइन लिख दी। By calculations, strain is always obtained as a fraction. By calculations, ये जो फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, इस कैलकुलेशन में strain is always obtained as a fraction. इस कैलकुलेशन में strain हमेशा एक फ्रैक्शन के रूप में आएगा and all the options are in percentage. All the options are in percentage. सारे ऑप्शंस अगर परसेंटेज में हैं तो मल्टीप्लाई इट बाय 100। तुम्हारे जो आंसर आते हैं वो हमेशा फ्रैक्शन में आते हैं। तुम्हें अगर सारे ऑप्शन, चारों ऑप्शन परसेंट में दिए हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। यस, चलिए एग्जांपल 9.2 देखते हैं। कहता कॉपर वायर की लेंथ 2.2 मीटर। पहली बात ये है कॉपर वायर, शायद मुझे कॉपर से तो कोई मतलब नहीं है। लेंथ 2.2 मीटर है। स्टील वायर लेंथ 1.6 मीटर है। अच्छा लिखना पड़ेगा आपको। लेंथ कॉपर की है 2.2। यूनिट तो खैर मजाक न करें, यूनिट के साथ ठीक ही है। स्टील वायर की लेंथ है एल स्टील इज 1.6 मीटर। बोथ ऑफ डायमीटर 3 मिलीमीटर। डाया दिया है उसने यार, रेडियस नहीं दिया। डाया स्टील इज इक्वल टू डाया कॉपर इज इक्वल टू 3 मिलीमीटर। ऐसा चलो मैंने लिख ही लिया। स्टील का डाया और कॉपर का डाया दोनों का सेम। आर कनेक्टेड एंड टू एंड। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन हो गया।
एंड टू एंड का ये मतलब होता है कि जैसे ये कॉपर का वायर है तो ये स्टील का वायर है, ये कॉपर है और इसी से चिपका दिया। एंड टू एंड का ये मतलब है कि कॉपर के वायर से ही चिपका दिया स्टील का वायर एंड देन स्ट्रेच्ड बाय अ लोड। यहाँ पे फिर हमने एक इससे लोड टांग दिया। इन दोनों वायर में, दोनों थिन वायर होते हैं, काफी पतले वायर है, मैंने तो डायग्राम में क्लैरिटी के लिए मोटे बनाए हैं। द नेट इलोंगेशन इज फाउंड टू बी 0.7 मिलीमीटर, ये काफी एडवांस। नेट इलोंगेशन का मतलब है डेल्टा इलोंगेशन इन स्टील प्लस इलोंगेशन इन कॉपर। टोटल इलोंगेशन की कुछ उसने वैल्यू दी है 0.7 मिलीमीटर। मैं इसको मिलीमीटर नहीं रहने देता हूँ। टोटल इलोंगेशन इसने दे दिया। ऑब्टेन द लोड अप्लाइड। हल्का सा तो नहीं, मेरे ख्याल से सफिशिएंटली एडवांस्ड है नीट के हिसाब से, तो डेफिनेटली एडवांस्ड। अब क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं आपको शायद इसका इंडिविजुअल इलोंगेशन निकालूं एफ के टर्म्स में। अननोन क्या है जरा वो मुझे अलग से लिखना चाहिए। कैलकुलेट द लोड अप्लाइड, एफ इज इक्वल टू, ये ऐसा लिखना चाहिए और इसको हमें हाईलाइट नहीं करना चाहिए, इसको सिंहासन पे बैठाना चाहिए कि अननोन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो यही है। अब कुछ एकदम से समझ नहीं आ रहा, थोड़ा ब्लैंक तो हो गए, कुछ तो भी करते हैं, शायद दिमाग चलने लगेगा। सोल्यूशन हम देखते हैं कि यार मैं अलग से इसमें इलॉन्गेशन निकाल सकता हूँ, अलग से इसमें इलॉन्गेशन निकाल सकता हूँ। देखो y का फॉर्मूला होता है f by a into डेल्टा l by l, ये fl by a डेल्टा l होता है और डेल्टा l का फॉर्मूला होता है fl by a by। एक्चुअली तो हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को इलॉन्गेशन का फॉर्मूला डायरेक्टली याद हो जाए, और इसे याद कराने का हमारा तरीका है फ्लाई डेल्टा l। वायर में जब इलॉन्गेशन होता है ना, तो उससे वायर की मक्खी वायर में मक्खी बैठी है और तुमने उसे लोड टांग दिया तो वायर में इलॉन्गेशन हुआ और उससे लोड की वायर की मक्खी उड़ गई, फ्लाई हो गई। कुछ ऐसे ही रैंडम, कुछ तो भी नॉनसेंस बात कर रहे हैं याद कराने की दृष्टि से। डेल्टा एल का फॉर्मूला एफ एल बाई ए बाई फ्लाई। फ्लाई इलॉन्गेशन इज इक्वल टू फ्लाई, वायर कितना इलॉन्गेट हुआ इज इक्वल टू वायर ने कितना फ्लाई किया। ओके, अब क्या करोगे तुम, एक इंपॉर्टेंट बात केवल तुम्हें समझनी है, बाकी तो कुछ नया नहीं है, सब कर लोगे, थोड़ा लेंदी है। एक इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि ये दोनों वायर में ये जो फोर्स है ना, जो मैंने ये लगाया, जो स्ट्रेचिंग फोर्स इसके लिए, वही स्ट्रेचिंग फोर्स इसके लिए। ये दोनों बड़े थिन वायर है, खुद का कोई मास है नहीं। अगर मैं बोलता न्यूटन्स लॉ के चैप्टर में बोलता कि एक रस्सी ये है और एक रस्सी ये है, तो हम बोलते थे जब तक रस्सी सेम होती है, जब तक रस्सी सेम होती है तब तक स्ट्रेचिंग फोर्स सेम, टेंशन सेम होती है वायर में हमेशा। वही चीज है यहाँ पर, एक प्रकार से इन दोनों में फोर्स सेम है। आप ये बात लिख दीजिए, here the two wires are connected in series, here the two wires are connected in series, इनको हाईलाइट कर लीजिए, यही हम इस सवाल में नया सीख रहे हैं। दोनों वायर सीरीज में कनेक्टेड है, ब्रैकेट में एंड टू एंड, जहाँ एक का एंड है वहां दूसरे का एंड है, इसको सीरीज कहते हैं। और बड़ा बड़ा लिख दीजिए 5 स्टार लगा के इन सीरीज एफ इज सेम, स्ट्रेचिंग फोर्स इज सेम। जब वायर सीरीज में जोड़े जाते हैं तो स्ट्रेचिंग फोर्स सेम होता है। जब हमने एग्जाम्पल 9.1 किया था ना, टिपिकली उसी पे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, वहां सारी मेन बातें हो चुकी हैं, ये एडवांस बातें हैं, ये अगर आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कम से कम 3-4 बार शुरू में तो ना करें। अब क्या है, इलॉन्गेशन इन स्टील को अलग लिख सकता हूँ, फोर्स तो कॉमन है, लेंथ स्टील, एरिया भी दोनों का कॉमन है अपॉन वाई स्टील, और इलॉन्गेशन में प्रॉपर में लिख लूंगा, फोर्स शायद दोनों में सेम है जो कि मुझे निकालना है, इनटू लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन एरिया भी दोनों का सेम है इनटू वाई ऑफ कॉपर। अब वाई स्टील और वाई कॉपर आप टेबल से ऑब्टेन कर लीजिएगा। अब इन दोनों को ऐड करके 0.7 से इक्वेट कर दीजिए, तो इस इक्वेशन में एफ का टर्म आ जाएगा 0.7 मिलीमीटर इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, कॉमन ले लेता हूं, एल स्टील अपॉन वाई स्टील प्लस एल कॉपर अपॉन वाई कॉपर। ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा, इसमें से आपका एफ बाहर निकल आएगा। ध्यान ये भी देना पड़ेगा कि एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई डी बाई 2 का स्क्वायर होगा, इसलिए एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4 होगा। और इस डी को भी आप डायमीटर को मीटर में रखिएगा। कैलकुलेशंस काफी ज्यादा है, हाँ आइडियली इतनी कैलकुलेशंस की आपको आदत होनी चाहिए। पेपर में करीब 20% क्वेश्चंस इतनी कैलकुलेशंस के आ सकते हैं, ज्यादा बोल दिया शायद मैंने, 10 to 15% क्वेश्चंस
50 क्वेश्चन दे रहा है आज की डेट में, तो 5 से 7 क्वेश्चन, इतनी सारी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक 5 ही ठीक है, बस 10% ही ठीक है। ये तो कुछ ज्यादा ही कैलकुलेशंस हो गई। कॉन्सेप्ट आपने जो नया सीखा वो ये कि अगर दो वायर एंड टू एंड जुड़े तो हम उनको बोलते हैं सीरीज में जुड़े, और ये एक ही वायर कहे जा सकते हैं। भाई बात ये है कि अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम के लिए देखूंगा तो जितना फोर्स ऊपर है उतना ही फोर्स नीचे है, और नीचे फोर्स तो एफ है। अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट के इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो ये इक्विलिब्रियम में अगर मैं है तो जितना फोर्स ऊपर है उतना ही फोर्स नीचे है, और ऊपर जो फोर्स है वो वही डिफॉर्मिंग फोर्स है, या वही रिस्टोरिंग फोर्स है, या अप्लाइड फोर्स है, या डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो किसी भी पॉइंट के इक्विलिब्रियम की बात कर लो तो जो ऊपर फोर्स है वही नीचे फोर्स है, तो जो अंदर डिफॉर्मिंग फोर्स है या जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी वैल्यू दोनों के लिए सेम है। ये मेन बात हमने सीखी, और टोटल इलॉन्गेशन उसने मिला के दिया है, दोनों का मिला के कंबाइंड वायर का। फिर ठीक है, इसको आप इनिशियली छोड़ भी सकते हैं, मैं इसे छोड़ रहा हूं और अब आगे एग्जाम्पल 9.3 पे जा रहे हैं। 9.3 में थोड़ा सा एडवांस ही दिख रहा है। 9.1 बस क्लियर होना चाहिए सबसे ज्यादा इनिशियली, तो 9.1 करेंगे तो आपको लगेगा टॉपिक आ गया। 9.2 और 9.3 करेंगे तो जो टॉपिक आपको एक्चुअली आ गया था उसका कॉन्फिडेंस वापस कम हो जाए। तो ज्यादा एडवांस क्वेश्चन शुरू में तो करने ही नहीं चाहिए, अक्लमंदी उसी में है। बहुत बेसिक क्वेश्चन करें बस। 9.3 कहता है इन अ ह्यूमन पिरामिड इन अ सर्कस, डायग्राम कुछ बना के उसने फोटो दी तो है। द एंटायर वेट ऑफ द बैलेंस ग्रुप इज सपोर्टेड बाय द लेग्स ऑफ अ परफॉर्मर हु इज लाइंग ऑन हिज बैक एज शोन इन फिगर 9.5। एक बंदा बेंच पे लेटा है, उसने टांगे ऊपर उठाई हुई है और पूरे पिरामिड को उसने अपने पैरों पे बैलेंस किया हुआ है। The combined mass of all the persons performing the act and the tables, plaques, etc. involved is 280 grams. Sorry, kg. 280 kg. The mass of the performer lying on his back, ये जो 280 kg है, ये परफॉर्मर को छोड़ के बाकी सारा मास है जो परफॉर्मर ने अपने ऊपर बैलेंस किया हुआ है। The mass of the performer lying on his back at the bottom of the pyramid is 60 kg. Each thigh bone, femur of the performer has a length of this much and effective radius of this much. थाई बोन ही ये जो फीमर है, ईच थाई बोन, ईच को अंडरलाइन करना है आपको। हमारे पास शायद 2 पैर है और 2 फीमर। ईच थाई बोन लेंथ इतना है, इफेक्टिव रेडियस इतना है। डिटरमाइन द अमाउंट बाय व्हिच ईच थाई बोन गेट्स कंप्रेस्ड अंडर द एक्स्ट्रा लोड, अंडर द एक्स्ट्रा लोड। तो परफॉर्मर ने जो टोटल मेरे को इलॉन्गेशन निकालना है, इलॉन्गेशन का फॉर्मूला शायद मैं यही लूंगा, फ्लाई सॉरी इलॉन्गेशन या कंप्रेशन जो भी निकालना है। ये लेंथ ऑफ द थाई बोन उसने मुझे कुछ दी है, ये सब थाई बोन का ही है। एरिया भी मैं थाई बोन कर लूंगा और यंग्स मॉडुलस भी मैं बाय बोन कर लूंगा, जो कि टेबल नंबर 9.1 से शायद मिल जाए। थाई बोन की लेंथ उसने दी हुई है, थाई बोन का रेडियस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये आपको टेबल से मिल जाएगा। सिर्फ ये जरा ध्यान लगाना है कि एफ कितना लिया जाए। एफ में 2 प्रश्न है, एक तो टोटल लोड जो है वो आधा आधा बटेगा शायद, क्योंकि 2 थाई बोन में जाएगा, या तो ये एरिया तुम दोनों का मिला के ले लें। अगर तुम ज्यादा अच्छा यही है मेरे ख्याल से, तो तुम फोर्स एक थाई बोन का एरिया दिया है ना, ये लिख लो पहले तो शायद कि द टोटल फोर्स इज बीइंग बैलेंस्ड बाय 2 थाई बोन्स, 2 फीमर्स। The total force is being balanced by 2 thigh bones. So we should take the total area, which is we should take the total area which is bearing the load, which is subjected to force. We should take the total area which is subjected to force. ये thigh bone है, ऐसे यहाँ से फोर्स आ रहा है, उसने अपने पैर खड़े हुए किए हुए हैं, बैक उसका लेटा हुआ है, ये इसका बैक है और ये पैर उसके खड़े हुए हैं, तो इधर भी फोर्स आ रहा है और इधर भी फोर्स आ रहा है। यहाँ से फोर्स आ रहा है, इसमें कंप्रेशन हो जाएगा। ये थाई बोन ऐसी खड़ी हुई पोजीशन में है, आपकी बात उसकी लेटा हुआ है, थाई बोन खड़ी हुई है, पैर उसके पिरामिड को संभालने के लिए इसके पैर खड़े हैं, इसके ऊपर ये एक एरिया है और ये एक एरिया है। तो ये एरिया कायदे से जो एरिया उन्होंने दिया है ना, उसका डबल लेना पड़ेगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब फोर्स आप टोटल ले 280 kg वाला, एरिया डबल लेना है, तो ज्यादा ही गहरी बात होगी। इतना विजुअलाइजेशन के सवाल, इतने डीप सवाल नॉर्मली तो नहीं आते, दो देयर आर नो गारंटीज।
Ideally we should be prepared, but not at least initially. अब एक बात ये रह गई कि आप जो फोर्स को संभाल रहा है थाई वो मैं 280 kg लूं या ये जो पर्सन लेटा हुआ है इसका भी वेट लूं। तो मेरे ख्याल से जो पर्सन लेटा हुआ है उसका लोड तो वो बेंच बेयर कर रही है जिस पे वो लेटा है। उस 280 kg जो है वो मास की यूनिट है, 280 फोर्स की यूनिट नहीं। मतलब एक लाइन और टच करके लिखिए, kg इज नॉट अ यूनिट ऑफ फोर्स, kg इज नॉट अ यूनिट ऑफ फोर्स, kg is a unit of mass, kg is a unit of mass, kg is a unit of mass, corresponding mg will be force, जो corresponding mg होगा वह force होगा, corresponding mg जो होगा वो force होगा। बस force अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कितना लूं, वो अलग से लिख दीजिए। think very carefully about the force subjected to thigh bones of the performer, calculate carefully the force being subjected to thigh bones of the performer। मुझे ये सवाल पढ़ के ऐसा फील आया था कि जो इसने बैलेंस किया हुआ है वो 280 kg, तो 280 में 60 लूं या न लूं। पर मैंने सॉल्यूशन पे नजर डाली हल्की सी और मुझे दिख गया कि नहीं, ऑल दी परफॉर्मर्स सब कुछ मिला के 280 था, तो 280 में से 60 तो माइनस करना पड़ेगा। जो आदमी लेटा हुआ है उसका मास तो बेंच ने सपोर्ट किया होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज जरा फिर से देखते हैं, कुछ मिस हो गया हमसे इंपॉर्टेंट बात। In a human pyramid in a circus, the entire weight of the balance group is supported by the legs of performer who is lying on his back पे लेटा हुआ है। The combined mass of all the persons performing there, सबका मास मिला के 280 kg है। तो 280 में से 60 kg तो निकाल दो, वो 60 kg तो खुद की थाई बोन पे नहीं आ रहा, मेजर मास तो बाकी शरीर का है। पैर का तो थोड़ा बहुत मास है, नेग्लेक्ट कर दो, उसको ज्यादा डिटेल मत सोचना, पैरों का मास तो अलग से देता या तो वो मुझे। आप लिख दीजिए द force being supported by the legs of the performer, force being supported by the legs of the performer at the bottom of the pyramid, at the bottom of the pyramid is the weight of mass being supported, is the weight of mass being supported। तो जो फोर्स है वो है 280 माइनस 60 जी, क्योंकि F का फॉर्मूला होता है mg, ये kg में होता है और ये न्यूटन में होता है। और आपको सब न्यूटन में चाहिए, आप बस फोर्स ये ले लीजिएगा। दो चीजें मैंने देखी, एक तो मैं दोनों थाई बोन का एरिया लूंगा, क्योंकि जो भी फोर्स आ रहा है वो ये टोटल एरिया मिला के हैंड बैलेंस कर रहा है, ये एरिया प्लस ये एरिया। तो एरिया में लूंगा 2a और फोर्स में लूंगा जो इसके ऊपर आ रहा है, तो 60 किलो वाला फोर्स मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा। 220 kg के मास का जो वेट है, 220 kg के मास का जो वेट है, that is being supported, that is the force responsible for creating compression in the thigh bones। so weight of the supported mass 220 kg weight कह रहा है उसको। force मास की यूनिट होती है, मास की यूनिट होती है kg और फोर्स की यूनिट होती है kg weight, जो कि फिर फाइनली हम लोग रखते हैं न्यूटन्स में। अब kg वेट के चक्कर में ना पड़े, वो कह रहा है 220 kg का जो वेट है वो फोर्स है, 220 kg मास है और 220 kg का जो वेट है वो फोर्स है, हम उसे mg लिखेंगे, mg। बस ये 21566 न्यूटन आ गया। अब बस इसकी सॉल्यूशन आप मत देखें, इन्होंने एरिया को डबल लेने के बजाय फोर्स को आधा कर दिया है। मैं ये पसंद करूंगा कि मैं एरिया टोटल लूं और फोर्स भी टोटल लूं, मैं एरिया भी टोटल लूं और फोर्स भी टोटल लूं। ये दोनों मिलके 2a का एरिया मिलके पूरा फोर्स 220 kg का वेट संभाल रहे हैं। फोर्स जो मैं लूंगा वो 220 g लूंगा। मेरे फॉर्मूले में अगर m आता होता तो मैं m की जगह 220 kg लिख देता, पर मेरे फॉर्मूले में f आता है तो मैं उसे m नहीं mg रखूंगा। इतना सा आप समझ जाइए। तो ये काफी एडवांस्ड क्वेश्चन है, पर हमने थोड़ा बहुत सीखा तो कुछ कम से कम ये सीखा कि एरिया टोटल लेना है।
ये बड़ी डीप बात थी कि फोर्स आपको 280 -60 करना है, ये बकवास है, ये इडियोटिक क्वेश्चंस है। हमारे लिए तो जो क्वेश्चन आएंगे उनमें वो फोर्स इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, हद से एरिया का दिमाग लगाना पड़ सकता है, और इनमें कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं। आप पेपर में नेगेटिव ही करके आओगे घबराहट के बारे में, और कर भी दिया बाई चांस सही तो भी पूरे कॉन्फिडेंस से शायद ना कर पाओ। इनिशियली इन पर ध्यान ना दें। ये जो 9.1 वाले सवाल है बस यही काम के हैं, 9.2 और 9.3 मेरे हिसाब से काम के नहीं है। अच्छी बात हमने ये सीखी कि अगर फॉर्मूले में मास आता है, इस बात को आप लिख दीजिए फिर से अलग से 5 स्टार देके। If formula involves a term of mass, if formula involves a term of mass, then put the value of m. Put the value of m given in the question. M given in the question in the units of kg. अगर फॉर्मूले में मास का टर्म आ रहा है तो जो जानकारी उसने kg में दी है वो पुट करो। And if the formula involves a term of F, फॉर्मूले में फोर्स आ रहा है, फॉर्मूले में फोर्स आ रहा है, then put corresponding mg in न्यूटन। अगर फॉर्मूले में m का टर्म आ रहा है तो आप अपना आंसर kg में डालिए अपनी वैल्यू, और फॉर्मूले में f का टर्म आ रहा है तो m नहीं mg डालिए न्यूटन में लाने के बाद। हम लोग तो SI यूनिट्स में कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें जो चाहिए न्यूटन में ही चाहिए। अगर फॉर्मूले में m आ रहा होता तो आप kg में वैल्यू पुट करते, फॉर्मूले में m फोर्स आ रहा है तो आप न्यूटन में पुट करिए mg। ये मेन बातें थी। इसके बाद इसने 9.6.2 में डिटर्मिनेशन ऑफ जंक्स मॉडल्स फॉर मटेरियल ऑफ वायर लिखा है। इसे हम तेजी में उड़ा तो देते हैं किसी काम का नहीं। किसी वायर के यंग्स मॉडल्स के निकालने का मेथड उसने समझाया है। The typical experimental arrangement to determine the Young's modulus of the material of wire under tension, it consists of two long straight wires of same length and equal radius suspended. Identical wires लिए उसने, equal radius suspended side by side from a fixed rigid support. जब ये वायर साइड बाय साइड होते हैं ना, एक बात मैं आपसे और कर सकता हूँ, यहाँ इसकी खास आवश्यकता तो नहीं थी, पर एंड टू एंड का मतलब होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और साइड बाय साइड का मतलब होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स। यहाँ उस कॉन्टेक्स्ट में बातें नहीं हो रही हैं, पर जब ये साइड बाय साइड होते हैं तो ये दोनों, जैसे फीमर वाला था ना पिछला सवाल, उसमें दोनों पैरेलल में थे, क्योंकि आधा लोड ये बेयर कर रहा था, आधा लोड ये बेयर कर रहा था, दोनों में लोड सेम नहीं था, और सीरीज में तो लोड सेम होता है। साइड बाय साइड जब मिलके दोनों को सपोर्ट करें, दो पिलर छत को सपोर्ट करें, तो ये दोनों पैरेलल में, और एक पिलर आधा ईंट का हो और आधा किसी और मटेरियल का हो तो वो दोनों सीरीज में। क्या सीरीज पैरेलल आपको बिल्कुल भी फिलहाल जानने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं जरूर अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज को दर्शा रहा हूँ, आई एम जस्ट शोइंग ऑफ, और आप इससे बिल्कुल भी परेशान ना हो कि सीरीज पैरेलल समझ में नहीं आया। इतना अलग से रट सकते हो तो अच्छा है कि एंड टू एंड अगर वर्ड उसने न्यूमेरिकल में कह दिया तो सीरीज आगे चल के कहीं काम आ सकता है, अभी तो किसी काम का नहीं। तो साइड बाय साइड मतलब पैरेलल, दो लोग, दो पिलर जो है छत को संभाल रहे हैं, तो ये पैरेलल में। दो नल अगर आप एक बाल्टी भर रहे हैं दोनों नलों से, तो दोनों नल पैरेलल में। एक रोड यहाँ से जाती है आपके घर की और एक रोड यहाँ से जाती है आपके घर की, तो ये दो रोड पैरेलल में। आधी रोड आपकी सीमेंट की है और आधी रोड आपकी टार की है, तो एक ही रोड में जो दो अलग अलग हिस्से हैं वो सीरीज। सीरीज मतलब एक ही पाथ, और पैरेलल मतलब दो अलग अलग पाथ। ये पाथ अलग है और ये पाथ अलग है, तो ये पैरेलल है और एक ही है, लिख सकते हैं सीरीज मतलब सिंगल पाथ, सीरीज मतलब सिंगल पाथ, और पैरेलल मतलब टू इंडिपेंडेंट पाथ्स, कम से कम टू इंडिपेंडेंट पाथ्स। यहाँ ये एक्चुअली पढ़ा नहीं रहता है, इसको सीरीज पैरेलल की कोई बात की नहीं थी। हाँ, फीवर वाला एग्जांपल पैरेलल का था। 9.2 जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल था और 9.3 पैरेलल कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल था। इसके बाद जो बातें कर रहे हैं वो एकदम ही यूजलेस है, ये जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। तो वायर ए को रेफरेंस वायर कह देता है और वायर बी को एक्सपेरिमेंटल वायर कह देता है, और बस धीरे धीरे वर्नियर स्केल, चूंकि इसने वर्नियर स्केल की बात कर दी इसलिए वर्नियर कैलिपर का न्यूमेरिकल कहीं भी आ सकता है आपको,
आज तक तो नीट के एग्जाम में वर्नियर कैलिपर का कोई न्यूमेरिकल नहीं आया है, 3 बार स्क्रू गेज का न्यूमेरिकल आया है। आज तक की पूरी हिस्ट्री में नीट या AIPMT जो भी आप कह लो, उसमें 2018 में, 2020 में और 2021 में केवल 3 साल स्क्रू गेज का न्यूमेरिकल आया है और आज तक एक भी बार वर्नियर कैलिपर का न्यूमेरिकल नहीं आया है। हाँ, जेईई मेन में दोनों के न्यूमेरिकल आए। तो अब क्या है, वर्नियर कैलिपर वगैरह के इसने वर्नियर स्केल साइड में डायग्राम में बना के भी दिया है, इसलिए वर्नियर कैलिपर का न्यूमेरिकल जरूर आना चाहिए। आज तक एक भी बार नहीं आया, बाकी कोई खास मतलब नहीं है। ये वर्नियर कैलिपर से बस ये इलॉन्गेशन नापेगा, ये लोड बढ़ाता जाएगा, एफ बढ़ाएगा और डेल्टा एल नापेगा, बस यही करेगा कुछ। वर्नियर स्केल बी इज अटैच्ड टू अ पॉइंटर एट द बॉटम ऑफ द स्क्वायर, ये द वेट्स प्लेस्ड ऑन द पैन एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स एंड ये ऐसे ही कुछ लिख दीजिए। लिखिए कि we go on we go on increasing the suspended weights on a wire। एक वायर पे लोड हम बढ़ाते जाते हैं, ये एक वायर है, ये इस पे एक पलोड़ा पैन रखा हुआ है और ये इसमें हमने वेट रखे और इसमें कितना इलॉन्गेशन हो रहा है वो हम नाप सकते हैं। ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। एक वायर है, ये इस पे पैन है और इस पे वेट्स हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं एंड इलॉन्गेशन इज मेजर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग इलॉन्गेशन इज मेजर्ड। आप अप्लाइड वेट बढ़ाते जाइए और इलॉन्गेशन नापते जाइए। इस पूरे को तो आप पहले ही क्रॉस लगा दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद कहीं कोई काम की एक आध बात निकल आए। The weights placed on the pan exert a downward force and stress the experimental wire under a tensile stress. The elongation of the wire, an increase in length, is measured by vernier arrangement. The reference wire is used to compensate for any change in length that may occur due to change in room temperature. उसकी कोई हम बात ही नहीं कर रहे, छोड़ दीजिए। साथ में उसने रेफरेंस वायर क्यों लगाया है, इग्नोर कर दीजिए, उसकी कोई बात मत करिए। Since any change in length, टेम्परेचर में अगर चेंज होगा तो दोनों में इक्वल होगा। वो कुछ कह रहा है कि टेम्परेचर का अगर फर्क पड़ा तो दोनों में इक्वली फर्क पड़ेगा। हम तो ये मानेंगे कि यार तुम 10 मिनट में अपना एक्सपेरिमेंट कर लोगे, 10 मिनट में साला कौन सा तुम्हारे कमरे का टेम्परेचर गर्म हो रहा है, ऐसी कौन सी गैस तुम छोड़ रहे हो तो तुम्हारे पूरे कमरे का टेम्परेचर ही गर्म कर दोगे। तो वी शैल सी दीस टेम्परेचर इफेक्ट्स इन डिटेल चैप्टर 11। तो ठीक है, चैप्टर 11 में ही बात करना, अभी बकवास मत करो। आगे कहता है both the reference and the experimental wires are given an initial small load to keep the wires straight and the vernier reading is noted। कुछ initial reading उसने नोट कर ली। अब असली बात कह रहा है, now the experimental wire is gradually loaded, जो मैंने कहा था, now the experimental wire is gradually loaded। हमें एक ही वायर से मतलब है, हम उस पे धीरे धीरे लोड बढ़ा रहे हैं। now the experimental wire is gradually loaded with more weights to bring it under a tensile stress and the vernier reading is noted again। आप लोड बढ़ाते जाइए और elongation नापते जाइए। The difference between two vernier readings gives the elongation produced। इसी तरह से elongation हमने निकाल लिया, रेडियस दे दिया, लेंथ दे दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर हो गया, m हमने सस्पेंड किया है, elongation डेल्टा l है। तो बस हम तो एक बार y का फॉर्मूला अलग से और लिख देते हैं और बस यही यहाँ बात खत्म हो जाएगी। आपको ऐसा एक हेडिंग दे दीजिए, measurement of y of a thin wire। बस आपको ये हेडिंग दे, मेजरमेंट ऑफ वायर और थिन वायर। तो कभी-कभी ऐसी लैंग्वेज किसी न्यूमेरिकल में हो सकती है कि थिन वायर है, हम बस थिन वायर है तो अब वायर का फॉर्मूला लिखिए, फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाय एल। वायर का फॉर्मूला हो गया एफ एल बाय ए डेल्टा एल। एफ यानी सस्पेंडेड मास, अगर ये मास एम मैंने सस्पेंड किया है, जिसका एम जी, मुझे फोर्स चाहिए, एम नहीं चाहिए, इनटू ओरिजिनल लेंथ और एरिया की जगह में पाई आर स्क्वायर ले लूंगा और डेल्टा एल मैं एक्सपेरिमेंटली नाप लूंगा। ये आपको डायरेक्टली हाँ इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है। एफ की जगह आप एम जी डाल देना, एम सस्पेंडेड मास है, ये थिन वायर है, इसका मास आप नेगलेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत पतला वायर है, इसका कोई मास नहीं है, इसके मास को हम हमेशा नेगलेक्ट ही करेंगे। ये स्ट्रेचिंग फोर्स सस्पेंडेड वेट कहला सकता है। suspended weight which provides stretching force। तो बोलेगा मैंने 100 किलो का वजन टांग दिया तो तुम 100 जी लेना, तुम्हें क्योंकि एफ चाहिए, एम जी चाहिए, एम नहीं चाहिए, ये वायर की ओरिजिनल लेंथ है, ये तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एरिया में थोड़ी सी दिक्कत आती है, एरिया सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है,
एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये पाई आर स्क्वायर होता है और ये पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है। बस इतना ही यहाँ से इलॉन्गेशन भी आपको देगा डायरेक्टली सवाल। थिन वायर में ऐसा कुछ तुम्हें लगाना पड़ सकता है, बस ये हमने ऑलरेडी कर भी लिया था, एग्जाम्पल 9.1 में यही तो किया था, केवल ये काम का है। ये फाइनल बातें वही 9.1 में जो थी वही काम की है, 9.2 9.3 आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से यंग्स मॉडल्स से रिलेटेड सारी बातें समाप्त होती हैं। आज के लिए इतना ही।